नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। और ये है अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें हम देख रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की थी, है ना। तो हमने पूरा नहीं कर पाया था लेक्चर, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था और अगर मैं बड़ा कर देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। हाँ जी, तो देखिए हम देख रहे थे कि पृथ्वी जो है, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, पृथ्वी जो है उसकी संरचना किस प्रकार की हुआ करती है ना। है कि भैया जैसे कि खोखली है कि ठोस है ना। खोखली है कि ठोस है, किस प्रकार की है ना। अलग अलग घनत्व के उसमें जो है वो तत्व पाए जाते हैं। फिर हमने देखा था कि पृथ्वी की संरचना ये कैसी है, ये जानने के हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष स्रोत और एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष में क्या होगा, एक तो डीप ड्रिलिंग करके, है ना। जैसे एक तो अगर देखा जाए तो अफ्रीका में जो माइन है वहाँ पर खुदाई करी है। फिर वैसे क्या था अपने यहाँ, एक तो था इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, है ना। तो ये प्रत्यक्ष है ना। फिर ड्रिलिंग के माध्यम से हो गया, एक हो गया ज्वालामुखी के माध्यम से। ज्वालामुखी जो है उसकी वजह से जो चट्टानें हमें प्राप्त होती है, बाहर आता है जो लावा मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी की वजह से, उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है ना। किस प्रकार की रासायनिक संरचना जो है उन पदार्थों की है, कैसा घनत्व है, कौन कौन से तत्वों में, ठीक है। फिर ये जो अप्रत्यक्ष तत्व है इसके बारे में हमने देखा था, है ना। क्या देखा था, जैसे उल्काएं, है ना। अप्रत्यक्ष में क्या आ जाएगा, हमने देखा था जैसे उल्कापिंड हमने देखा था ना। तो उल्काएं जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमने देखा था कि उल्कापिंड और पृथ्वी ऐसा मानते हैं कि सभी ग्रहों का निर्माण एक साथ ही हुआ था पूरे ब्रह्मांड का। तो ये इनमें भी वही चीज़ें होंगी जो हमारी पृथ्वी में हैं। तो उल्काएं हमने देखा था। फिर क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। उसके वजह से कि कहाँ कहाँ गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का लग रहा है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं, है ना। कि जहाँ का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा, जहाँ का घनत्व ज़्यादा होगा, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हमने देखा था ना, जहाँ का आयतन ज़्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा। वॉल्यूम जहाँ का द्रव्यमान ज़्यादा होगा वहाँ का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा। इस प्रकार की चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली थी। अब फिर हमने कुछ वेव्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमें जो है हम अगर भूकंपीय तरंगे जो है वो प्रवेश कराएं पृथ्वी में, तो उसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि अंदर का जो है कि संरचना किस प्रकार की है। तो वो भूकंपीय तरंगे किससे नापते हैं, पहले सबसे पहले सिस्मोग्राफी से नापते हैं, है ना। ये याद रखना आपको। फिर भूकंपीय तरंगे कौन सी थी, एक तो भूगर्भिक थी, एक धरातलीय। भूगर्भिक में कौन सी थी, प्राइमरी, और एस मतलब सेकेंडरी वेव्स। और धरातलीय जो ये तरंगे हैं इनको कहते हैं एल वेव्स, है ना। इनको कहते हैं एल वेव्स। फिर हम देख रहे थे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे थे कि जो ये प्राइमरी है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंडरी की प्रॉपर्टी क्या है। तो प्राइमरी जो थी, प्राइमरी की हमने देखा था कि ये तीनों से होकर गुजर जाती है, यानी कि ठोस से और तरल से, और ठोस हो गया, तरल हो गया और गैस, ये तीनों से होकर गुजर जाती है ना। और इनकी तो ये किस प्रकार की होती है, ध्वनि तरंगों के जैसी ही होती है। ये अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे ये हुआ करती है। ये किस प्रकार से, इस प्रकार से संपीड़न, संकोचन, इस प्रकार से वो आगे संकुचन, विरलन, इस प्रकार से आगे ये बढ़ती है। और सबसे पहले यही आती है, ठीक है ना। और ये ज़्यादा विनाशकारी ये नहीं होती, इनकी वजह से सिर्फ क्या होता है, संकुचन और विरलन इनकी वजह से तरंगों के बीच में होता है। फिर हमने देखा था एस वेव्स, है ना। एस वेव्स में क्या था, ये जो है अनुप्रास्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे ये होती है ना। ये इस प्रकार से आगे बढ़ती है, और इस प्रकार से आगे बढ़ेगी तो क्या करेगी, ये जहाँ से भी ये तरंगे होकर गुजरेगी वहाँ पर बहुत सारा विनाश ये कर देगी, है ना। क्योंकि ऊंचा नीचा ही कर देगी वहाँ का जो है उसका। और ये सिर्फ और सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है, तरल और गैस से होकर नहीं गुजरती है, एस वेव्स, है ना। और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इतना हमने देखा था। फिर हम देखा हमने थोड़ा सा
कि एल वेव्स यानी धरातलीय जो तरंगे होते हैं उनको एल वेव्स कहते हैं, वो भी इसी प्रकार की होती है और वो सबसे लास्ट में वो पृथ्वी पर आती है। इतना हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। अब हम उसके बाद में देखिए ये तीनों तरंगे, तीनों प्रकार की तरंगे यहाँ पर बता रखी है ना, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये इतना हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए यहाँ पर है पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। हाँ, क्योंकि पी तरंगे जो गुजरती है ना उनमें कंपन की दिशा क्या होती है, तरंगों की दिशा होती है ना उसके समानांतर होती है, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। परंतु जो ये एस तरंगे होती है ना उनमें कंपन की दिशा जो होती है वो जो तरंगे आगे बढ़ती है उसके समकोण पे होती है, यानी कि तरंगे अगर इधर आगे बढ़ रही है ना इस तरफ, तो इनकी गति किस प्रकार की हो, कंपन इसमें किस प्रकार का होगा, इस प्रकार से इनमें कंपन होगा, इसलिए ये ज़्यादा नुकसानदायी होती हैं, ठीक है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः ये जिस भी पदार्थ से गुजरेगी उसमें उभार और गर्त बना देगी। यहाँ पर तो गर्त बना देगी, इधर उभार बना देगी। ये क्या करेगी, जो पी वाली तरंगे थी ये क्या करती है, सिर्फ संकुचन और विरलन करती है ना। तो धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। जो एल तरंगे जो होती है ना सबके लास्ट में आएगी, वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी साबित होती है, ठीक है। अब सिस्मोग्राफी हमने देख लिया, ठीक है। अब ये क्या है कि छाया क्षेत्र का उद्भव क्या है, ये छाया क्षेत्र के बारे में हम जान लेते हैं कि छाया क्षेत्र क्या है। छाया क्षेत्र का मतलब होता है, मैं मोटा मोटी आपको समझा दूं कि देखिए हमने देखा कि पी जो वेव्स है, पी वेव्स क्या करती है, तीनों माध्यमों से जाती है, और एस वेव क्या होती है, सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है। तो मान लो अगर बीच में लिक्विड आ गया तो एस वेव तो वहाँ से गुजरेगी नहीं, है ना। तो जो वहाँ से वो जिस क्षेत्र से नहीं गुजर रही है वो क्या हो गया, उस वेव का छाया क्षेत्र हो गया। ये मोटा मोटी हमने समझ लिया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से कि क्या जो है वो छाया क्षेत्र है और क्या नहीं है, ठीक है ना। तो होता क्या है, वो वाला क्षेत्र जहाँ पर सिस्मोग्राफी जो है यंत्र वो भूकंपीय तरंगों को अभिलिखित नहीं करता, वो होता है छाया क्षेत्र। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता लगता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से अलग अलग हो सकता है, और ठीक है। और ये जो चित्र है इसमें पी वेव का और एस वेव जो तरंगे हैं उनका छाया क्षेत्र हमें दिखाया गया है। तो देखिए ये मोटा मोटी देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए पी वेव का छाया क्षेत्र कितना है, इतना सही है, जबकि एस का छाया क्षेत्र कितना है, इतना बड़ा है। 105 डिग्री के बाद में तो एस तरंगे जाती ही नहीं है, इसका मतलब छाया क्षेत्र किसका बड़ा है, एस तरंगों का जो है छाया क्षेत्र बड़ा है पी तरंगों से। ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। ये देखा गया है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। यानी 105 डिग्री तक तो देखिए दोनों तरंगे आ रही हैं, ये देखिए 105 डिग्री ना यहाँ तक तो ये भी आ रही है पी भी, और 105 डिग्री तक तो एस तरंगे भी आ रही है। परंतु अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुँचने को ही दर्ज किया जाता है। ये देखिए ये 145 डिग्री है, इस 145 डिग्री के बाद में सिर्फ पी तरंगे ही जाती है, ठीक है। एस तरंगे तो 105 डिग्री के आगे ही नहीं जाती हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच में जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। यानी 105 से लेकर 145 डिग्री है, 105 से लेकर 145 डिग्री तक तो देखिए आप चित्र में कोई सी भी तरंग नहीं जा रही है ना। इस क्षेत्र में ना तो पी जा रही है ना ही एस तरंग जा रही है। इसका मतलब 105 से 45 तो दोनों का छाया क्षेत्र है, मगर 145 डिग्री के बाद में पी तरंगे तो जा रही है मगर परंतु एस तरंगे आगे नहीं जा रही है। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो ज़्यादा बड़ा है पी तरंगों की तुलना में, और ये लगभग 40% से भी अधिक है, ठीक है। फिर है भूकंपों के प्रकार, ये आपको समझ में आएगी पी तरंगे और एस तरंगे क्या है, इनका छाया क्षेत्र क्या है। छाया क्षेत्र मतलब जहाँ पर वो तरंग नहीं जा रही है वो उसका छाया क्षेत्र हो गया। तो ये छाया क्षेत्र है, किसका छाया क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है, तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र बड़ा होता है पी तरंगों से। ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। अब है भूकंपों के प्रकार, यानी भूकंप जो है वो कितने प्रकार से आ सकते हैं, कौन कौन से प्रकारों से भूकंप आ सकते हैं पृथ्वी पर। एक भूकंप का प्रकार तो हो गया अपना कौन सा, विवर्तनिक प्लेट भूकंप। विवर्तनिक क्या होता है, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा टेक्टोनिक। तो देखिए हम जब आगे वाले लेक्चर लेंगे उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी देखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है, मोटा मोटी अभी आप समझ लीजिए कि जो अपना भूखंड है ना पृथ्वी का, भूप्रपटी जो भूखंड है अपना पृथ्वी का बना हुआ, ये बना हुआ है अलग अलग प्रकार की
प्लेटों से, है ना, बड़ी बड़ी 7 प्लेटें हैं और लगभग 21 छोटी छोटी प्लेटें, इन प्लेटों से मिलकर वो बना होता है। जैसे प्रशांत महासागरीय एक प्लेट है ऐसी, है ना, फिर अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका की एक प्लेट होगी, दक्षिणी अमेरिका की एक प्लेट होगी, अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इस प्रकार से अलग अलग प्लेटें हो गई, इनसे मिलकर अपना भूखंड बना हुआ है। तो ये जब प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती हैं ऐसे, या एक दूसरे के समानांतर गति करती है तब, या एक दूसरे से दूर जाती है तब क्या आता है, भूकंप आता है। क्योंकि जब ये एक हिलेगी, माइनर सा भी अगर डिफरेंस इनमें आता है तो भूकंप आएगा। ये समझ गए आप किस प्रकार से टेक्टोनिक जो है वो भूकंप आपको आते हैं। जब टेक्टोनिक्स थियरी पढ़ेंगे ना तो ये आपको बैकग्राउंड में पूरा समझ में आ जाएगा। अब है फिर आ गया, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप समझा जाता है। यह भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही आते हैं। एक हो गया ज्वालामुखी से जो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी भी ऐसे ही निकलते हैं। देखिए हम जब देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी तब आपको ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है का, ज्वालामुखी का क्षेत्र, भूकंप का क्षेत्र कौन सा है, जो प्रशांत बेल्ट है, प्री प्रशांत बेल्ट वो क्या है, ये चीज़ें आप तब जानोगे। आप मोटा मोटी अभी समझ लीजिए कि 2 प्लेटें हैं, एक ओशन प्लेट है और एक अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी एक महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है ना, उस टकराने की वजह से यहाँ पर जो है ज्वालामुखी निकलता है ना, वो ज्वालामुखी जो निकलता है यहाँ से, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। फिर 2 प्लेटें अगर एक दूसरे से अलग जा रही है, ये कहाँ होता है, मध्य महासागरीय कटकों में होता है, तो वहाँ भी लावा बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ भी भूकंप आएंगे, है ना, यहाँ पर हल्के वाले आएंगे, यहाँ पर भारी वाले आएंगे, ठीक है। फिर खनन क्षेत्रों में, मतलब अगर बड़ी बड़ी खानें हैं और वहाँ पर अगर एकदम से ढह जाए वो खान, उसकी वजह से भी पूरा पृथ्वी का बैलेंस तो बिगड़ेगा, उसकी वजह से भी भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी परमाणु बम, अगर मान लो परमाणु बम छोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो विस्फोट आए, उसके विस्फोट से भूकंप आएगा कि नहीं आएगा, होएगा। जब भूकंप परमाणु बम छोड़ दिया जाता है या इनका परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है तो भी हल्के फुल्के भूकंप जो है वो महसूस किए जाते हैं। हल्के फुल्के क्या, बड़े बड़े भी आ ही जाएंगे अगर देखा जाए तो। फिर अगर बड़ी बड़ी बांधें हैं, वो बांध के टूटने से भी भूकंप आ सकता है ना। अगर भूकंप के प्रकार आपको एग्जाम में आ जाए तो आप ये बता देना, एक टेक्टोनिक वाला हो गया, एक ज्वालामुखी की वजह से, एक खनन क्षेत्रों की वजह से, ठीक है, एक परमाणु हथियार के विस्फोट की वजह से हो गया, और एक कौन सा हो गया, बांध टूटने की वजह से, ठीक है। अब यह है कि भूकंप है उनकी माप किस प्रकार से की जाती है। तो भूकंप जो है उसकी माप की जाती है रिक्टर स्केल पर की जाती है। किस पर, रिक्टर स्केल पर भूकंप की माप की जाती है कि कितनी तीव्रता का भूकंप ये है, और जितनी अधिक तीव्रता का भूकंप होगा मतलब उतनी अधिक ऊर्जा निकली और उतना अधिक विनाशकारी होगा, ठीक है। इस मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता जो है वो 0 से 10 तक जाती है। किसकी, रिक्टर स्केल के अनुसार 0 से 10 तक। ये भी याद रख लेना, यूपीएससी आजकल इतनी टेक्निकल होगी ना कि ये भी सवाल क्वेश्चन बना देगी कि रिक्टर स्केल में 0 से 10 तक मापते हैं, है ना, तो 0 से 10 तक मापते हैं रिक्टर स्केल में, ठीक है। फिर एक है कि ये तो हो गया कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया। अब इस भूकंप की वजह से कितना विनाश हुआ, कितना आघात हुआ, इसको नापने के लिए भी एक स्केल अपनाया जाता है जिसे कहते हैं मर्केली स्केल। मर्केली स्केल इसे कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक मर्केली जो था वो लेके आता है, तो मर्केली स्केल इसे कहते हैं, है ना। देखिए चित्र में अलग अलग प्रकार के भूकंप दिए गए हैं, आप 11th की एनसीईआरटी में ये पढ़ लेना। तो भूकंप की वजह से जो आघात हुआ है, जो नुकसान हुआ, उसके लिए क्या है, मर्केली स्केल। और भूकंप को नापने के लिए कितनी तीव्रता का है, रिक्टर स्केल। और ये जो मर्केली स्केल है ये 0 से 12 के बीच में नापता है, और 1 से 12 के बीच में नापता है मर्केली स्केल, और 0 से 10 तक कौन मापता है, रिक्टर स्केल। ये आपको याद रख लेना है। स्क्रीन क्लियर करते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए भूकंप तो आ गया, उसके कारण भी हमने देख लिया कि किस प्रकार से भूकंप आ सकता है। अब हम ये भी देख लें कि भूकंप आ गया तो भूकंप के प्रभाव क्या होंगे। थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में भी होगा कि भूकंप आ गया तो उसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है। क्या परिणाम होंगे, भूमि हिलेगी, एक तो बिल्कुल हिलेगी। फिर धरातलीय विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। भाई भूकंप आ गया, कहीं गड्ढा पड़ गया, देखा नहीं आपने, रोड के बीच में दरार पड़ जाते हैं बड़े बड़े, तो वो हो गया। भूस्खलन, पंखस्खलन आ गया, है ना, मतलब भूकंप आ गया उसके वजह से जो जमीन है पहाड़ से वो खिसक के नीचे आ गई, भूमि खिसकी, वो भूस्खलन हो गया। पंखस्खलन मतलब कीचड़ विचड़ जो था वहाँ पर वो भी फिसल के नीचे आ गया, तो वो भूस्खलन हो गया।
सोइल लिक्विफिकेशन हो सकता है, धरातल का एक तरफ झुकना हो सकता है कि धरातल जो है वो पहले सीधा हुआ है, बाद में वो क्या हो सकता है कि एक तरफ ऐसे झुक सकता है ना। फिर बांध टूट सकते हैं इसकी वजह से, भाई बांध बना है और यहाँ पर भूकंप आ गया तो ये बांध जो है वो बीच में से टूट भी सकता है, ठीक है। आग भी लग सकती है भूकंप की वजह से, भाई बिजली बिजली है, कहीं तार वार भिड़ गई, आग लग गई, ठीक है। इमारतें टूट सकती हैं, ढांचे ध्वस्त हो सकते हैं, वस्तुएं गिर सकती है और सुनामी भी आ सकती है। सुनामी कब आएगी, देखिए सुनामी अभी, सुनामी और ये सब है ना, ये टॉपिक अलग अलग है इनको, और हम बड़ा गहनता से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अरे मोटा मोटी आप समझ लीजिए, सुनामी मतलब अगर भूकंप आया हो समुद्र के बीच में, तो उसके वजह से समुद्र में हलचल पैदा होगी, और जब वो हलचल पैदा होगी तो वो एनर्जी कहीं तो रिलीज होगी, तो वो तरंगों के रूप में रिलीज होगी कहाँ, तट के ऊपर, उसकी वजह से सुनामी आती है। देखिए 2004 में अपने यहाँ सुनामी आई थी, बहुत खतरनाक वाली, है ना। तो ये हमने देख लिया इनके प्रभाव क्या क्या हो गए। अब देख लेते हैं भूकंप की आवृत्ति जो है वो क्या है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, दिख नहीं रहा है, हाँ जी। तो इसकी आवृत्ति जो है वो वही कि कौन सा, मतलब आवृत्ति का मतलब वो कितनी तीव्रता का भूकंप आया है। अगर देखा जाए तो 8 की जो रिक्टर स्केल पर 8 जो है उसकी तीव्रता से ज़्यादा भूकंप जो आते हैं ना वो तो बहुत ही कम ही आते हैं, कभी मतलब 1-2 ही आते हैं वर्ष में। बाकी अगर छोटे हल्के फुल्के भूकंप तो जो है मैं कह रहा हूँ हर मिनट पे आते होंगे, हमें पता ही नहीं लगता होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भूकंप के बारे में, भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के कारण, भूकंप के प्रभाव हमने देख लिए। अब है पृथ्वी की संरचना क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी की संरचना जो है इसके बारे में 2 मत है, इसके बारे में आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है इसके बारे में 2 मत है, 2 मत। एक तो मत जो कौन सा है वो प्राचीन मत है, और एक मत है आज का आधुनिक मत, जो आज की एनसीईआरटी मानते हैं, आज के लोग मानते हैं, आज हम मानते हैं। ये जो प्राचीन वाला मत है इसमें क्या मानते थे वैज्ञानिक कि पृथ्वी जो है वो 3 इसके अलग अलग चरण हैं उससे वो बनी हुई है, और वो कौन से हैं, सियाल, सीमा और निफे, इन तीनों के ऊपर से वो बनी हुई है। और जो ये सियाल है वो सीमा पे तैर रहा है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। सियाल का मतलब क्या हो गया, नया एक स्लाइड लेते हैं। सियाल का मतलब हो गया कि ये बना होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है पहली परत। पृथ्वी की 3 परतें हैं ना पृथ्वी की, तो पहली परत बनी हुई है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है अपनी, ये अपनी पृथ्वी है, तो इसके 3 परतें हो गई। तो पहली हो गई सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई, हल्का हल्का समझ लीजिए क्योंकि ये अब मानते नहीं है, तो ये प्रचलित नहीं है। फिर सीमा, ये क्या हो गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो दूसरी वाली आ गई सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है, और ये सीमा के ऊपर तैर रहा है सियाल, ठीक है। फिर आ गया निफे, निफे मतलब निकल और फेरिस ऑक्साइड मतलब आयरन। तो ये जो लास्ट वाली बनी हुई होती है ना वो किसकी बनी हुई है, वो निफे की बनी हुई है, मतलब ये है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, ऊपर से नीचे वाली परतों में जाते जाएंगे, घनत्व जो है वो बढ़ता जाएगा। ये कहता है प्राचीन मत, जिसे अब अस्वीकार कर दिया गया, हम लोग नहीं मानते। हम लोग नहीं मानते कि सियाल जो है वो सीमा पे तैर रही है, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। अब जो आधुनिक मत है वो कौन सा है उसके बारे में जान लेते हैं। आधुनिक मत है वो क्या मानता है, आधुनिक मत मानता है कि पृथ्वी जो है वो 3 मोटा मोटी जो इसकी परतें हैं वो 3 हैं। कौन सी है, अगर हम देखें तो एक है क्रस्ट, एक है मेंटल, एक है कोर, है ना। क्रस्ट को कहते हैं भूपर्पटी, हिंदी में भूपर्पटी एक ही बात है। मेंटल, कोर, ये तीनों को यही कह देते हैं। तो सबसे पहले आएगी क्रस्ट, ये मैं आपको बता दूं ऐसा करके, ये मान लो पृथ्वी है, तो सबसे पहले क्या आएगी, क्रस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद में आएगी कौन, मेंटल, और ये सबसे लास्ट वाली क्या आएगी, ये कोर। अब कोर में भी देखिए 2 भाग बना देते हैं, ये आउटर कोर यानी बाह्य कोर, और ये इनर कोर मतलब आंतरिक कोर। समझ रहे हैं एक एक चीज़ आप, तो ये होगी इनर कोर या आउटर कोर, है ना। ये कौन सा कितने किलोमीटर तक का है वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप समझिए कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की पृथ्वी में जाते जाएंगे, घनत्व
घनत्व बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, ये वाली अपनी क्रस्ट और ये मेंटल का ऊपरी भाग है ना, ये वाला मिला के ये है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्या होता है? एस्टेनोस्फीयर इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? ये सेमी मोल्टन एक स्टेज में है। सेमी मोल्टन का मतलब ये लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, मगर थोड़ा अर्ध द्रव अवस्था में है, पूरा ये द्रव अवस्था में नहीं है। और जो अपने यहाँ भूकंप आते हैं ना, वो भूकंप का स्रोत जो है वो यही एस्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है, और इसे ही जो है लिथोस्फीयर भी कहते हैं। सॉरी, गलत बोल गया, उल्टा बोल गया क्या मैं? लिथोस्फीयर जो है, हाँ, लिथोस्फीयर जो है वो बना होता है ऊपरी क्रस्ट और निचली मेंटल को मिला के बना होता है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को बना के मिलके बना होता है एक लिथोस्फीयर, स्थल मंडल जिसे कहते हैं, है ना। ये चीज़ें मोटा मोटी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पर। अब जो है हम किताब में क्या लिखा है वो देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया? हाँ जी, यहाँ थे ना हम। तो मैं तो थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ इसे। तो सबसे पहले आ जाता है क्रस्ट। क्रस्ट में क्या होता है? यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। चित्र बना के आपको होता है सबसे भारी भाग है, और ये बड़ा ही भंगुर प्रकृति का पाया जाता है। भंगुर या ब्रिटल होने का मतलब है कि बहुत जल्दी टूट जाने वाली चीज़ है, भंगुर, ब्रिटल, है ना। भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है ना। देखिए, महासागरों पे बड़ी होगी कि ज़्यादा होगी कि महाद्वीपों पे बड़ी होगी, मोटी होगी? आप देखो एक बार, महाद्वीपों पर भूप्रपट्टी जो है वो बड़ी होती है और महासागरों में छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि महासागरों में तो गड्ढा ही हो जाता है उतना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यार। यहाँ जैसे ये एक तो हो गया सीधा सीधा अपना महाद्वीप है, पर महासागर आएगा तो क्या होएगा? ये ऐसा चला जाएगा ना, यहाँ ये गड्ढा जो बना हुआ, तभी तो ये पानी ये है, तो ये भूप्रपट्टी है, मान लो अपनी भूप्रपट्टी है। तो देखिए ये हो गया महासागर और ये हो गया महाद्वीप। ये हो गया महासागर, ये महाद्वीप। तो मोटाई कहाँ ज़्यादा है? ये वाली मोटाई ज़्यादा है ना, ये वाली। तो महाद्वीप जो है उसकी मोटाई ज़्यादा है किससे? महासागर वाली से। परंतु ये याद रखना, इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है, और ये भारी भी ज़्यादा है महासागर वाली, है ना। मोटी भले महाद्वीप वाली हो, परंतु घनत्व ज़्यादा महासागर वाली का है, और मोटी भी ज़्यादा महासागर वाली, सॉरी, भारी भी ज़्यादा महासागर वाली ही है। चलें पीछे। हम तो मैं पढ़ा रहा था आपको यहाँ, है ना। तो महासागरों में भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीप की तुलना में कम है, बता दिया आपको। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक ही है, जबकि महाद्वीपों में इसके ये कितनी होती है? 30 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। और अगर पर्वतीय श्रृंखला वगैरह हो तो मोटाई और भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर हिमालय पर्वत में देखें तो वहाँ पर महाद्वीपीय जो भूप्रपट्टी है, जो अपनी क्रस्ट है, उसकी मोटाई कितनी है? 70 किलोमीटर तक है ना। ये जो मैंने आपको देखिए चित्र बना के दिखाया था वो यही चित्र है। ये देखिए अपनी भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट और मेंटल को मिला के बना हुआ है स्थलमंडल, ठीक है। और ये दुर्बलता मंडल बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्बलता मंडल ऊपरी मेंटल में है। मैं शायद आपको क्रस्ट और मेंटल का बता दिया था। क्रस्ट और मेंटल को मिला के बनता है स्थलमंडल, है ना। हाँ जी। तो दुर्बलता मंडल जो होता है अपना मेंटल है, उसका ऊपरी भाग होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्शन समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया है। कौन कितनी गहरी होती है ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। भूप्रपट्टी जो है वो 0 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है, और फिर 100 से 2900 किलोमीटर के बीच में मेंटल होती है, और 2900 से 6378 किलोमीटर तक जो है वो क्रोड होती है। और क्रोड जो है, जो कोर जिसे हमने कहा था, वो बाहरी और आंतरिक होती है। तो बाहरी जो क्रोड होती है वो होती है द्रव अवस्था में, और जो अंदर वाली क्रोड होती है वो होती है ठोस अवस्था में, है ना। एक बार पढ़ने के बाद और लास्ट में आपको मैं समराइज करा दूंगा। अब आ जाता है मेंटल। तो भूप्रपट्टी में भूप्रपट्टी के नीचे भाग का भाग मेंटल कहलाता है। भूगर्भ में प्रपट्टी के जो नीचे है वो वाला भाग क्या कहलाएगा? मेंटल कहलाएगा। और यह मोह असंतता, अशांतते, मोह असंगति, मोह विसंगति, ये सब इनको कह देते हैं। तो ये मोह विसंगति से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये मोह विसंगति कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से अपनी
क्रस्ट जो ख़त्म होती है और मेंटल शुरू होती है, तो उसके बीच में जो एक जगह है ना, उसको कहते हैं मोह असंगति। ये आपको याद रखना है, मोह असंगति कहाँ है। फिर निचे और असंगतियाँ पढ़ेंगे, गुटेनबर्ग असंगति वो कहाँ है ना। तो मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है दुर्बलता मंडल, है ना। ये करेक्शन आप वहाँ भी कर लीजिएगा थोड़ा सा, कि दुर्बलता मंडल जो है वो क्रस्ट वाला भाग नहीं है, मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल है। वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ऐसे जबान में थोड़ी सी फिसल जाती है कभी कभार, कि जो अपना मेंटल का ऊपरी भाग और क्रस्ट का निचला भाग जो वो होता है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर जिसे कहते हैं, और जो एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल जिसे कहते हैं वो होता है अपना मेंटल है उसका ऊपरी भाग होता है। एस्थेनो शब्द का मतलब होता है दुर्बलता से ही, है ना। और जो मैंने आपको बताया जो ज्वालामुखी आते हैं वो इसी भाग से आते हैं, कहाँ से, दुर्बलता मंडल ही उनका स्रोत होता है। और इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक की हो सकती है, और ये ठोस अवस्था में है, कौन, मेंटल। जबकि दुर्बलता मंडल सेमी मोल्टन अवस्था में, सेमी मोल्टन मतलब अर्धद्रव अवस्था आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है क्रोड। जैसा कि पहले बता दिया गया है, भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता हमें दी है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। 2900 किलोमीटर तक जो है अपनी मेंटल है, और उसके नीचे क्या जाएगी, क्रोड शुरू हो जाएगी, पहले आउटर फिर इनर क्रोड, ठीक है। क्रोड मतलब वही कोर। तो जो बाह्य क्रोड है वो है तरल अवस्था में, और जो आंतरिक क्रोड है वो है ठोस अवस्था में, है ना। आगे चलें, हाँ जी, है ना। यहाँ आते पहले, अच्छा ये देख लिया तुमने इतना। अब देखिए ये जो थोड़ी सी असंगतियाँ हैं ना, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में तो क्या है, मोह असंगति है। मैं यहीं पर एक बार आपको फिर से बना के बता देता हूँ। पृथ्वी की संरचना क्या थी अपनी, ये पृथ्वी की संरचना आप मान सकते हैं ऐसे, है ना। अगर आप ऐसे भी नहीं मानना चाहें तो थोड़ा सा और मैं इसको, देखिए पृथ्वी बनी है अपनी ऐसे, अरे यार ये पृथ्वी ऊपर से फ्लैट थोड़ी है भाई। तो हमने देखा था कि ये जो है ये क्या हो गया, ये क्रस्ट हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये मेंटल हो गया, फिर ये क्या हो गया, आउटर कोर हो गया, और ये इनर कोर हो गया। समझ में आगे बात आपको मैं लिख के और बता दूं एक बार। ये है क्रस्ट, जिसे भूपर्पटी कहते हैं। ये है मेंटल, ठीक है। ये है बाहरी, ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा, है ना। ये ले लेते हैं, ये है आउटर कोर, और ये है इनर कोर। समझ गया बात, ठीक है ना। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये मेंटल का, ये क्या है, ये है अपना दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल मतलब एस्थेनोस्फीयर, जो ज्वालामुखी आता है ना, उसका जो लावा निकलता है वो यहीं से निकलता है। समझ में आ गई बात आपको। अब मैं आपको बता रहा था मोह विसंगतता कहाँ है। देखिए चित्र में आप समझोगे तो बढ़िया से समझ में आपको आएगा। मोह विसंगतता है जहाँ अपना, देखिए ये समाप्त हुआ क्रस्ट, और यहीं से शुरू हो गया अपना मेंटल। तो ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला मतलब जहाँ ये समाप्त होता है और ये शुरू होता है, ये क्या है, मोह विसंगति कह सकते हैं, असंगति कह सकते हैं, असंतत्या कह सकते हैं, विन्यास जो कहना है वो कह लो। ये जो है वो हो गया क्या अपना मोह विसंगति। फिर यह है कंकर्ड विसंगति, जो है वो कहाँ होती है, ऊपरी तथा आंतरिक क्रस्ट को विभाजित करती है ना। तो क्रस्ट को भी जो है आंतरिक क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट को विभाजित करती है कंकर्ड क्रस्ट। यानी क्रस्ट में भी अगर आप देखो ऊपरी है, ये ऊपर वाली क्रस्ट है, ये नीचे वाली क्रस्ट है, वो क्या है, कंकर्ड। फिर एक इम्पोर्टेंट जो है, मेन तो दो है ये, एक है गुटेनबर्ग, विचर्ट गुटेनबर्ग, आप जो है विसंगति से कह सकते हैं, या गुटेनबर्ग विसंगति कह सकते हैं। ये कहाँ है, मेंटल और कोर के बीच में। ये देखिए यहाँ मेंटल अपनी समाप्त हो गई, यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मेंटल समाप्त हो गई अपनी, और यहाँ से कोर शुरू हो गई। तो ये क्या है, गुटेनबर्ग,
गुटेनबर्ग विसंगति यहाँ से शुरू होगी, ठीक है ना। फिर एक आ गया रेपेटी विषम विन्यास, जो है कहाँ है, बाह्य और आंतरिक मेंटल को ही विभाजित करता है। ये मेंटल में भी क्या है, दो इसका भाग माना जाता है, एक ऊपरी मेंटल, एक बाह्य मेंटल, एक आंतरिक मेंटल। उन दोनों के बीच में क्या आ गया, रेपेटी विन्यास। और ट्रांजिशन तो है बाह्य और आंतरिक कोर के बीच में। ये जो वाला एरिया है ना, ये है, ये वाला एरिया जो है, ये कौन सा है अपना, ट्रांजिशन जो है वो ये वाला एरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। यही है इस पूरे चैप्टर का सार, है ना, और कुछ ज़्यादा नहीं है। एक बार जल्दी से और आपको मैं समझा दूं। ये अपनी क्रस्ट हो गई, ये मेंटल हो गई, ये हो गई क्रस्ट, मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, ये हो गया अपनी बाहरी कोर, और ये होगी अपनी आंतरिक कोर, ठीक है ना। ठीक, ये वाली जो है, ये है द्रव अवस्था में, ये बाह्य कोर जो है, ये है ठोस अवस्था में। मेंटल भी ठोस अवस्था में है, जो अपनी क्रस्ट है वो भी ठोस अवस्था में है। यहाँ जो अपना ये वाला इलाका था, कौन सा, क्रस्ट और मेंटल के बीच वाला, जिसे हम कहते थे दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, ये क्या है, सेमी मोल्टन कंडीशन में, सेमी मोल्टन कंडीशन में। सेमी मोल्टन मतलब, और ये थोड़ा लिक्विड अवस्था में तो है, द्रव अवस्था में है, परंतु पूरा द्रव अवस्था में नहीं है। ये थोड़ा कीचड़ जैसा सा है ना, जो लावा निकलता है ना, वो यहीं से निकलता है। इसका सार यही है, एक चीज़ याद रख लेना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे गहराई में, घनत्व जो है बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, ठीक है। आगे समझ में आपको, बस यही है, ले देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम, और ये देख लेते हैं कि यहाँ से सवाल बनने के वैसे चांसेस तो नहीं है, फिर भी आप देख ही लो मोटा मोटी कि भूप्रपटी है अपनी पृथ्वी की भूप्रपटी, मतलब ऊपर वाला जो अपना है, ऊपर वाली परत है पृथ्वी की, उसमें वजन के अनुसार जो है, वजन के परसेंटेज के अनुसार कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। आप कहोगे सर ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन, वो गैस की बात है, गैस नहीं, एज एलिमेंट की बात हो रही है। ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, बाकी कुछ अन्य हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन है। कहीं अगर इनडायरेक्टली पीसीएस वगैरह पूछे तो काम आ जाएगा आपके, ठीक है। चले आगे, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कल करवा ही दिया है। चलो आपने कल का लेक्चर देखा तो एक बार फिर से मैं आपको ये रिवाइज करा दूँ। चलो बताइए दो आज मेरे को आप, अब आप बताओगे कितने डिग्री से होकर पहले गुजर रही है, ये 82.5 डिग्री से होकर गुजर रही है। यार ये येलो वाला अच्छा लग रहा है, 82.5 डिग्री से ये होके गुजर रही है। कहाँ से, इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजर रही है। ये अपनी प्रधान याम्योत्तर या मानक याम्योत्तर, सॉरी अपनी मानक याम्योत्तर रेखा है ना, ठीक है। कहाँ कहाँ से गुजर रही है, यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड से नहीं जा रही है, फिर उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 और 5 राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया हो तो एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, ठीक है। और इस जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी। और भी जो पढ़ाई से संबंधित जो आपको पीडीएफ वगैरह है, कुछ स्टडी मटेरियल है, वो आपको यहीं साझा हम करेंगे। तो ये टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई सलाह आपको लेनी है या कोई सलाह देनी है तो आप कमेंट्स हमें अवश्य करते रहिए। इंटरेक्शन होता रहना चाहिए, तभी तो मैं कहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से परिवार को। इसका मतलब क्या है, सॉरी इसका मतलब क्या है, इंटरेक्शन होना चाहिए लोकतंत्र में, जो है भागीदारी हमेशा होती रहनी चाहिए। तो ये भागीदारी कब संभव होगी, जब आप जो है कमेंट्स करते रहेंगे, जो आपको समझ में नहीं आता या आप कुछ और आपकी एक्सपेक्टेशन है वो सब आप बताते रहेंगे, तभी भागीदारी संभव हो पाएगी। वैसे मैं तो बड़ा लोकतांत्रिक आदमी। तो समाप्त करने का लेक्चर यहीं। तो बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।